अमेरिका का ईरान पर बारूदी प्रहार, चाबहार के इमाम अली बेस पर हमला। बेस में ईरानी सेना का कमांड कंट्रोल रूम भी मौजूद है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चाबहार के इमाम अली बेस पर अटैक की खबरें हैं। ये आप देख सकते हैं, रात भर हमले जारी रहे हैं। ईरानी बेस पर हमला किया गया। लगातार 10वीं रात भी हमले हुए हैं। अमेरिकी बमबारी की तस्वीरें। और वहीं ईरान के लाहौर में भी अमेरिकी एयर स्ट्राइक की खबर मिल रही है। बढ़ते आगे अमेरिकी एयर स्ट्राइक की एक और जानकारी। लाहौर में अमेरिका ने कई हमले किए हैं। यहां पर भी कई हमलों की जानकारी मिल रही है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से क्या कहा गया है, ईरान की क्या रणनीति होगी, आने वाले समय में क्या युद्ध विध्वंसक रूप ले सकता है या फिर दोनों देश आमने सामने बात कर सकते हैं, क्या संभावना है, तमाम पहलुओं पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि अमेरिकी हमले लगातार 10वीं दिन भी जारी रहे। ईरान के लाहौर में भी अमेरिकी स्ट्राइक की खबरें हैं। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, जॉर्डन पर ईरान का भीषण हमला। ईरान ने सॉल्ट एयरबेस पर मिसाइलें दागी हैं। 24 घंटे में तीसरा मिसाइल अटैक है ये। तो एक तरफ अमेरिका के हमले जारी हैं, तो वहीं ईरान की तरफ से भी पलटवार किए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से बयान भी आ रहे हैं, चाहे अब्बास अरागची की बात करें या फिर कालिबाफ की बात करें। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ईरान ने सॉल्ट एयरबेस पर मिसाइलें दागी हैं और 24 घंटे में ये तीसरा मिसाइल अटैक बताया जा रहा है। और ईरान की सेना ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी हाई मार्स सिस्टम पर मिसाइल दागने का वीडियो जारी किया है। तस्वीरें देखिए, इन्हीं लॉन्चर से ईरान पर जमीन से हमले किए गए हैं। कुवैत के कैंप अरफजान से ईरान पर कई मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने इसे ऑपरेशन साइकेह का 18वां चरण बताया है। तो हाई मार्स पर मिसाइल दागने का ये वीडियो देखिए, तस्वीरें। बढ़ते आगे, ईरान ने मिसाइल हमलों का वीडियो भी जारी किया है। खैबर शेखन फतेह 110 मिसाइल का वीडियो जारी किया गया है। और खबर यह भी है कि संदेश लिखकर मिसाइल दागी जा रही हैं। अरब देशों पर दागी जा रही हैं मिसाइल। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन जारी है। अमेरिका की तैयारी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अमेरिका की तरफ से क्या रणनीति बनाई गई है, फाइटर जेट उड़ान भरते दिखाई दिए हैं, वो खबर भी आपको बताएंगे। लेकिन ये तस्वीरें पहले देखिए। ईरान ने मिसाइल हमलों का वीडियो जारी कर बताया है कि किस तरीके से खैबर शेखन फतेह 110 मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। तो एक और बड़ी खबर, ईरानी परमाणु प्रोग्राम पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ईरान ने सेंट्रीफ्यूज को शिफ्ट किया है। पिकैक्स माउंटेन पर शिफ्ट किया गया है सेंट्रीफ्यूज। हजारों यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज शिफ्ट किया गया है। WSJ की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। तो एक एक कर अब आपको बताते हैं कि अमेरिका का प्लान क्या है। सबसे पहले ऑपरेशन पिकैक्स की बात करते हैं। ये आखिर है क्या, क्या दावे किए जा रहे हैं। ईरान का परमाणु प्रोग्राम अब भी चल रहा है। सेंट्रीफ्यूज को पिकैक्स पर्वत पर छिपाया गया है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। इसको लेकर कई खुफिया रिपोर्ट सामने आई हैं। इजरायली खुफिया अधिकारियों की रिपोर्ट है। इजराइल ने रिपोर्ट को अमेरिका के साथ शेयर भी किया है। अब सेंट्रीफ्यूज आखिर होता क्या है? यूरेनियम को संवर्धित करने का काम करता है, इसलिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूज को नतांज प्लांट से 57 किलोमीटर दूरी पर स्थित पिकैक्स पर्वत के नीचे छिपा रखा है। इस तरीके की रिपोर्ट में खुफिया जानकारी मिल रही है। ये देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो पर्वत जो यूरेनियम के लिए खुद एक कवच है और कवच उसे प्रदान करती है 5000 फीट की ऊंचाई। अगर ये ऊंचाई खत्म भी हो जाए तब भी इस यूरेनियम को सुरक्षित रखती है। 328 फीट की गहराई, इसके लिए प्रवेश द्वार तैयार है। इस गहराई के अंदर एक पूरी संरचना तैयार है जिसमें सेंट्रीफ्यूज हॉल भी है। यहीं यूरेनियम संवर्धन केंद्र में इस समय हाईली एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा कुम संवर्धित सामग्री के लिए अलग कक्ष भी है और इसी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में पावर प्लांट कूलिंग सिस्टम भी मौजूद है, जिसे ऑपरेशनल करने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। और इस कंट्रोल रूम से प्लांट को ऑपरेशन करने वाले कर्मचारियों के लिए भी अंदर क्वार्टर मौजूद है।
यही नहीं, संवर्धित यूरेनियम सुरक्षित रखने के लिए अंदरूनी निर्माण परिसर भी है। ये देखिए, तस्वीरों के जरिए एक एक कर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यही टूल सिस्टम भी बनाया गया है और निर्माण कार्य समेत प्लांट ऑपरेशन के लिए अंदर छोटे छोटे चैम्बर की एक पूरी लाइन तैयार की गई है। ये देखिए, प्रवेश द्वार से लेकर क्वार्टर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईरान में सत्ता बदलना चाहता है अमेरिका, ये बहुत बड़ी खबर है। ये तो पहला ऑब्जेक्टिव ही था अमेरिका का, ट्रंप ने अपने एजेंडे में इसे फिर शामिल किया है। ईरान में इस्लामिक सरकार बदलने की रणनीति, कूटनीति फेल होने के बाद नई रणनीति की तैयारी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन चाहता है अमेरिका, कूटनीति फेल होने के बाद ये नई रणनीति तैयार। तो डोनाल्ड ट्रंप का मिशन क्या है? ईरान में सत्ता परिवर्तन मिशन है क्या? ये तो वही ऑब्जेक्टिव है जिससे की शुरुआत की गई थी। दावा क्या किया जा रहा है, पहले ये समझ लेते हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है अमेरिका, ये बड़ी जानकारी है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने रिजीम चेंज का प्लान तैयार किया है। ईरान के साथ कूटनीति फेल होने के बाद ये तैयारी की गई है। ईरान के अंदर विद्रोह भड़काने की भी रणनीति है। FT सीक्रेट प्लान क्या है ये भी जान लेते हैं। हालांकि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से आपको जानकारी दे रहे थे। सीक्रेट प्लान क्या है ये आप जानते हैं। कुर्द लड़ाकों को हथियार पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। हथियारबंद कुर्द लड़ाके ईरान में दाखिल हो सकते हैं, खबर ये भी है। बड़ी बात क्या है? ट्रंप को लगता है कि इस्लामिक शासन की वजह से वार्ता विफल हुई है और इस वजह से ये रणनीति बदली जा रही है और ये तैयारी की जा रही है। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, दो बातें हैं, क्या अमेरिका ग्राउंड की तैयारी कर सकता है, ग्राउंड वॉर की, जिसको लेकर रणनीति को लेकर लगातार जानकारी भी मिल रही है, और दूसरी खबर ये कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बयान दिए जाते हैं लेकिन लौट फिरकर तो अब वो वहीं आ गए जहां से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, क्योंकि पहला ऑब्जेक्टिव तो यही था सत्ता परिवर्तन का। ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका की तरफ से दोनों किस्म की तैयारियां हो रही है। पहली बात तो ये कि वो लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं ताकि एक बार जब उन्हें लगे कि ईरानियन रेसिस्टेंस थोड़ा कम हो सकता है तो फिर वो कर्ग आइलैंड और कुछ दूसरे अहम ठिकानों पर हॉर्मुज के आसपास वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं। और ईरान को भी इस बात का अंदाज़ा है, इसलिए ईरान भी उसी हिसाब से तैयारी कर रहा है। और जो दूसरी बात जो बिल्कुल आपने सही कहा कि अमेरिका का, इजराइल का पहले दिन से ही मकसद है रिजीम चेंज करना। उस वक्त जब फरवरी और मार्च के जंग के समय उन्हें काफ़ी पॉलिटिकल रेसिस्टेंस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिल रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने ये बोलना छोड़ दिया था और अभी हॉर्मुज स्ट्रीट को खुलवाने के नाम पर ये जंग चल रही है। लेकिन थोड़े दिन के बाद उनको रियलाइजेशन होगा कि अगर इस जंग को जीतना है तो लड़ाई हॉर्मुज के आसपास नहीं, चाबहार के बजाय तेहरान में करना होगा, लीडरशिप को अटैक करना होगा, उन्हें असैसिनेट करना होगा। ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने 28 फरवरी को या उससे पहले 12-13 जून की रात को पिछले साल किया था, जब उन्होंने लीडरशिप का सफाया किया था। मुझे अंदेशा है कि बहुत जल्द आप देखेंगे अमेरिकन कार्रवाई में ईरानियन मौजूदा जो लीडरशिप है इसके कई अहम लोग मारे गए हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं और बयान दिए जा रहे हैं, लग तो यही रहा है। मनीष, लौटेंगे एक बार फिर से आपके पास, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप फुल स्केल वॉर का प्लान बना रहे हैं, जिस तरह से मनीष भी अभी जानकारी दे रहे थे। इजराइल के साथ मिलकर बड़े हमलों की तैयारी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ईरान को आत्मसमर्पण कराने का प्लान तैयार किया जा रहा है। एक्सक्यूज की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है कि इजराइल के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप ये प्लान तैयार कर रहे हैं। ईरान को आत्मसमर्पण कराने का ये प्लान है। तो ईरान युद्ध पर अमेरिका से पर्दाफाश भी हुआ है। दरअसल लंबी जंग की तैयारी अमेरिका कर रहा है। इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ाए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में एयरक्राफ्ट की तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। WSJ की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा हुआ है। तो वॉशिंगटन जर्नल की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा हुआ है। तो ट्रंप का प्लान क्या है? तेहरान को लेकर क्या ऑपरेशन है? महायुद्ध का आगाज हो रहा है क्या? बड़ी बात है क्या? एक एक कर जानते हैं। बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है अमेरिका। क्या तैयारी की जा रही है? पश्चिम एशिया में सैन्य विमानों की संख्या बढ़ा रहा है। F-35, F-22 जैसे स्टेल्थ विमानों की तैनाती की जा रही है और वो कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जो हमने आपको दिखाई। टैंकर प्लेन कमांड एंड कंट्रोल प्लेन को भेज रहा है। ट्रंप सरकार रक्षा बजट बढ़ाने की तैयारी में है। थैड और पैट्रियट का उत्पादन बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। अब जानकारी और क्या मिल रही है? रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह दावा, लंबे ऑपरेशन के पास
यूएस के पर्याप्त हथियार नहीं है, यानी कि लंबे ऑपरेशन के लिए यूएस के पास पर्याप्त हथियार नहीं है। ये कितना सच है कितना नहीं, इसको लेकर आपको जानकारी देते हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका की तैनाती भी की गई है, इसको लेकर क्या खबर मिल रही है ये भी आपको बताते हैं। 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की गई है, 20 से ज्यादा युद्धपोत की तैनाती की गई है, यानी कि कुल मिलाकर फुल वॉर की तैयारी हो रही है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती, F-35 की भी तैनाती, F-16 फाइटर जेट उड़ान भरते हुए नजर आए, F-15, F-22 फाइटर जेट कहां तैनाती की गई है ये भी जान लेते हैं। बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, इराक, यानी कि जितने भी यूएस बेसिस हैं उनका अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। बढ़ते आगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी खबर है। हॉर्मुज में ईरानी हमले के बाद टैंकर में आग लग गई। ग्रीक का था, हमले में ध्वस्त हुआ ऑयल टैंकर। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी भी जारी है, तो हमले में ऑयल टैंकर ध्वस्त हो गया। ग्रीक का बताया जा रहा है। लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हमलों की खबर सामने आ रही है। हालांकि ये खबर हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी से जुड़ी है और इस नाकाबंदी की वजह से ईरानी हमले में टैंकर में आग लग गई। खर्ग को लेकर ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी, खर्ग पर कब्जा करने की ना सोचे अमेरिका। हमले की कोशिश हुई तो नतीजे गंभीर होंगे। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का यह बयान सामने आया है। तो इस्माइल बकाई की तरफ से यह धमकी दी गई है कि हमले के बारे में अमेरिका सोचे भी ना, क्योंकि अगर हमला होता है तो फिर उसके परिणाम गंभीर होंगे। खर्ग पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है, पैटर्न बदला है, मंशा क्या है, ईरान का पलटवार इस्माइल बकाई ने क्या कहा है ये जानते हैं। खर्ग द्वीप पर हमला तो गंभीर नतीजे होंगे। ईरानी फौज अमेरिकियों का इंतजार कर रही है और किसी भी आक्रामक कार्रवाई का करारा जवाब दिया जाएगा। बड़ी बातें क्या हैं? 3 सैनिकों की मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि हर अमेरिकी जान की कीमत ईरान से वसूलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या कहा था? खर्ग पर कब्जा करेंगे, ईरान रोक नहीं पाएगा। इस पर इस्माइल बकाई ने पलटवार किया, जो आपको बता रहे थे। खर्ग पर हमले की धमकी क्यों दी गई है अब ये भी जान लेते हैं। ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है, ईरानी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। तेल निर्यात से सबसे ज्यादा आमदनी होती है। तेल भंडारण, समुद्री सुरक्षा से जुड़े ढांचे भी यहाँ पर मौजूद है, इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण है। मनीष हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। मनीष, पैटर्न तो बदला है, देखने को मिल रहा है। खर्ग की बात करें या फिर अभी सुबह ही हम चर्चा कर रहे थे चाबहार पोर्ट पर भी हमले किए गए, लेकिन ये भी चीज देखने को मिल रही है कि अमेरिका की तरफ से छोटे छोटे हमले किए जा रहे हैं। क्या ये भी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्योंकि अमेरिका चाहे तो एक बार में बहुत बड़ा हमला करके किसी बड़े इलाके को दहला सकता है। देखिए, एक बात तो है कि पिछले 10 दिन से रोजाना हमले हो रहे हैं। इसने दरअसल इस बात को जस्टिफाई कर दिया कि ट्रंप के नज़र से देखें तो कि भाई छोटे स्केल का युद्ध चल रहा है और इसमें अमेरिकी सीनेट को कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिकी संसद को या पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरी बात होगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप 100 से ज़्यादा जो अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और जो 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं ईरानी हमले में, इसका जमकर पॉलिटिकल इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे इसीलिए अब ईरान के खिलाफ बड़े स्केल की तैयारी होनी चाहिए, उनके खिलाफ बड़े स्केल पर अटैक होना चाहिए। और फिर आएगा नेक्स्ट स्टेप आएगा जहां पर कि आप देखेंगे कि अमेरिका और इजराइल सब मिलकर ईरान पर बड़े मात्रा में स्ट्राइक कर रहे हैं। फिर वो तेहरान से लेकर अलग अलग हिस्से में करेंगे। आपने डिटेल में बताया खर्ग आइलैंड को लेकर, चाबहार को लेकर अमेरिकन मंशा क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर IRGC को कमजोर करना है तो वैसी स्थिति में उन्हें तेहरान में जो मौजूदा रिजीम के लोग हैं उनका एक राउंड फिर वो असैसिनेशन के लिए सोच सकते हैं। और यही वजह है कि ईरानी इस बार उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। उनको अपनी लीडरशिप को भी बचाना है और खर्ग आइलैंड या ऐसे किसी भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट जगह पर अमेरिकी ग्राउंड ट्रूप्स को किसी भी तरह के ग्राउंड ऑपरेशन से भी रोकना है। बिल्कुल, और ईरान के भी जिस तरीके से बयान सामने आ रहा है, ईरान की तैयारी भी दिख रही है। मनीष, आएंगे आपके पास एक बार फिर से, लेकिन ईरान के हमलों को लेकर एक और बड़ी जानकारी है। ईरान के हमलों के बाद बहरीन का एक्शन, बहरीन ने चीन के एयर डिफेंस तैनात किए हैं। ये बड़ी खबर, बहरीन ने चाइना के एयर डिफेंस तैनात किए हैं। FK-2000 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, पैट्रियट हॉक एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया गया है।
तो बहरीन में चीनी रक्षा कवच, क्या जानकारी मिल रही है और क्या तैयारी की गई है, ये भी जानते हैं। दरअसल कोस्टल इलाकों में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है और ईरान से हो रहे मिसाइल हमले रोकने के लिए ये तैनाती की गई है। FK-2000 शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। अब FK-2000 की तैनाती की गई है, लेकिन इसकी ताकत क्या है ये भी जान लेते हैं। 25 किलोमीटर तक मिसाइल हमलों से बचाने में सक्षम है। 12 मिसाइलें और 30 मिलीमीटर की तोप से लैस ड्रोन, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट करता है। कम ऊंचाई वाले विमानों को भी नष्ट करने में सक्षम है। रूस के पैंसिर S-1 जैसा ही सिस्टम माना जाता है, वैसी ही ताकत है। एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री की अमेरिका को चेतावनी भी सामने आ गई है। ईरान को वेनेजुएला ना समझे, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बयान दिया है। आप एक व्यक्ति को ले जाएं, बाकी सब डर जाएं। तो ईरान युद्ध में वेनेजुएला का जिक्र क्यों किया गया है, ये भी पहलू बहुत समझना जरूरी है। अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया, क्या संकेत है। वेनेजुएला मॉडल ईरान में लागू नहीं हो पाएगा। एक आदमी का अपहरण हो और सब डर जाएं। वेनेजुएला में क्या हुआ था और ये क्यों जिक्र किया गया है। यूएस स्पेशल फोर्स ने वेनेजुएला में ऑपरेशन किया था। अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो का किडनैप किया था, अपहरण किया था। अमेरिका को संदेश दिया गया है ईरान बहुत ताकतवर देश है, जनता साथ खड़ी हुई है और वेनेजुएला जैसी ऑपरेशन की हिमाकत की तो जवाब मिलेगा। मनीष, एक बात तो साफ है, अमेरिका ने ईरान की ताकत को कम आंकने की कोशिश की थी, क्योंकि ईरान जिस तरीके से इस युद्ध में खड़ा हुआ है उससे तो ये साफ संदेश मिल चुका है। लेकिन अब्बास अराक्ची ने जो हाल ही में ये बयान दिया है और वेनेजुएला का जिक्र किया है, क्या बताने की कोशिश की गई है? देखिए, वेनेजुएला में हुआ क्या, वेनेजुएला में प्रेसिडेंट मादुरो को जब वो उठाकर लेकर गए तो उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट थी उन्होंने और बाकी जो लीडरशिप थी उसने ये सोचा कि अमेरिका के साथ जंग नहीं लड़ना है, बल्कि पर्दे के पीछे एक डील कर लेनी है और डील के तहत अमेरिकी कंपनी वेनेजुएला से तेल लेकर जा रही है, तेल दुनिया भर में बेच रही है और उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ कमाई जो है वेनेजुएला को भी मिल रहा है। तो इस तरह का एक मैकेनिज्म तैयार किया गया। ईरान वेनेजुएला नहीं है, ये बात तो ईरान ने बता ही दिया कि मार्च और फरवरी और मार्च की लड़ाई में या उसके बाद से अभी तक के तनाव में। लेकिन फिर ये भी बात है कि अगर आप देखें तो वेनेजुएला में भारी तबाही होने से बची थी। इस वक्त जो ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं तो ईरान को भी इसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। तो यहाँ लड़ाई ईरान की है या ईरान के रिजीम के साथ है, ये भी देखना होगा। क्योंकि अगर अमेरिकन ये कह रहे हैं कि हम केवल ईरान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, हमारा प्रॉब्लम ईरानियन रिजीम से है, तो यह अमेरिकन एक नैरेटिव है। जबकि दूसरी तरफ ईरान की सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनका कहना है कि दरअसल इसके बहाने ईरान के रिसोर्सेज को हथियाना चाहता है अमेरिका। ये बात सही है कि ईरान की जनता को तय करने का अधिकार है कि उनकी यहाँ सत्ता में कौन बैठे, लेकिन ये भी बात सही है कि ईरानियन रिजीम को ये पता है कि जब तक वो सत्ता में बैठे हैं तभी तक वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल किसी भी मामले पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए वेनेजुएला से अलग ये लड़ाई हमेशा हमेशा लड़ी जाएगी। और शायद इसलिए डोनाल्ड ट्रंप समझ गए हैं कि सत्ता परिवर्तन ही सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और एक बार फिर से इसका जिक्र किया गया है। मनीष, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर, जॉर्डन में 5 ईरानी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। जॉर्डन में 5 ईरानी ड्रोन इंटरसेप्ट करने की खबर। जॉर्डन पर हमले को लेकर IRGC का दावा। जॉर्डन में यूएस मिलिट्री बेस पर हमले हुए हैं। डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया, ये ईरान की तरफ से बताया गया। एक F-15 को भी टारगेट किया गया, ये भी ईरान की तरफ से दावा किया गया है। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बहुत बड़ा दावा किया है। क्या कहा? ईरान ने वार्ता के वक्त जंग की तैयारी की। ईरान को पहले से पता था कि हमला होगा, मैंने सेना से तैयारी करने के लिए कहा था। तो मनीष, ये तो फिर से ट्रस्ट की बात यहाँ पर सामने आती दिख रही है। अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने वार्ता के वक्त जंग की तैयारी की थी, मुझे पता था इसलिए, और मैंने पहले से सेना को तैयारी करने के लिए कहा था। इस पर आगे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन ये बयान सामने आ रहा है ईरान के विदेश मंत्री का, जिनकी तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। तो क्या मुस्तबा के जाल में फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या कोई प्लान था जिसमें फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप? अराक्ची का दावा, हमने वार्ता का इस्तेमाल युद्ध तैयारी के लिए किया। हमें पहले से पता था कि अमेरिका फिर हमला करेगा। सेना और खुफिया एजेंसियों को भी पता था कि युद्ध होगा। हमने सेना को गोला बारूद भरने का आदेश दिया था। 40 दिनों के युद्ध के वक्त भी ईरान पूरी तरह तैयार था।
मायने समझते हैं। वार्ता कूटनीतिक जीत नहीं थी, रणनीतिक चाल थी। समय लिया जा रहा था क्या? समय का फायदा उठाकर ईरान ने युद्ध की तैयारी की थी। यूएस से वार्ता या युद्ध के वक्त ईरान कमजोर नहीं था, ये भी जानकारी मिल रही है। उधर ईरान के हमले में अब तक 100 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। अलग अलग अमेरिकी बेस पर हमले भी हुए हैं और इन हमलों में सैनिक घायल हुए हैं। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमले में 3 सैनिकों की मौत की भी खबर सामने आई थी। तो अलग अलग अमेरिकी बेसिस पर हमले ईरान के जारी हैं, चाहे जॉर्डन की बात हो, बहरीन की बात हो, कतर की बात हो, कुवैत की बात हो। और जॉर्डन में हुए हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर भी आई थी और ईरान के हमले में 100 अमेरिकी सैनिक घायल। तो ईरान से जंग में अमेरिकी फौज को नुकसान हो रहा है। अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर सामने आई। 17 अमेरिकी सैनिकों की मौत, 430 अब तक कुल घायल जवानों की जानकारी मिल रही है। 7 जुलाई से अब तक घायल बताए जा रहे हैं। 96% जवान ड्यूटी पर लौट चुके हैं। एक लापता जवान की तलाश अभी भी चल रही है। कहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ ये जान लेते हैं। जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर सबसे ज्यादा नुकसान की खबर। यहां 3 सैनिकों की मौत हो गई थी। इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकाने, सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकाने, बहरीन में यूएस नेवी फ्लीट पर भी हमले की खबर। आज क्या होगा? हाल में मारे गए 3 जवानों के शव यूएस लाए जाएंगे और इसके अलावा डोवर एयरफोर्स बेस पर ट्रंप श्रद्धांजलि भी अर्पित करने वाले हैं। मनीष, जिस तरीके से 3 सैनिकों की मौत की खबर सामने आई, ये तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा डबल ट्रिपल होने वाला है। जिस तरीके से वो बयान भी दे रहे हैं और वो चुप तो नहीं बैठने वाले हैं। ये जो घायलों की संख्या सामने आ रही है और ये जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, इसके बाद दूसरी खबर यह भी है कि अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया कि उनको पता है हमला होगा। तो यहाँ तो ट्रस्ट की कमी की बात भी है, साथ ही क्या समय लिया जा रहा था, और ना सिर्फ ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप एक बहुत ही सातिर किस्म के पॉलिटिशियन हैं। उनको पता है कि ये जो डेड बॉडी है यूएस मरीन्स की, इनका इस्तेमाल पॉलिटिकली कैसे किया जाए। याद करिए कि फरवरी और मार्च में किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ उनके ही देश में बहुत विरोध के स्वर आ रहे थे कि आपको ईरान के साथ जंग नहीं लड़नी है। अब ये जो 3 सैनिकों की मौत हुई है, 100 सैनिक घायल हुए हैं, इनका वो जमकर राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे और ईरान के साथ अपने जंग को अब वो जस्टिफाई करेंगे। और इसी के लिए उन्होंने बहुत समझदारी के साथ इजराइल को अभी दूर रखा है, ताकि ये आरोप कोई उन पर नहीं लगाए कि नेतन्याहू के दबाव में वो इस जंग को लड़ रहे हैं। जो दूसरी बात आती है अराक्ची साहब के साथ, देखिए अराक्ची साहब के साथ एक मुश्किल क्या है। अराक्ची साहब और जो ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ साहब थे, ये दोनों उस वक्त अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे, जिसे आईआरजीसी पसंद नहीं कर रही थी। तो अराक्ची साहब को अब आईआरजीसी के जो लोग हैं उनको भी सेटिस्फाई करना है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम तो बातचीत के लिए गए थे, लेकिन हमें पता था कि युद्ध होगा और हमने इसलिए सेना को कहा था। आईआरजीसी इनके कहने पर तैयारी नहीं कर रही थी। आईआरजीसी डे 1 से कह रही थी कि हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन अराक्ची साहब और कालीबाफ साहब ने उस समय बातचीत का फैसला किया। और आज की तारीख में ईरानियन रिजीम में जो लोग सत्ता को कंट्रोल कर रहे हैं, वो इस बात से बेहद नाराज हैं। तो अभी फिलहाल वो अपनी वफादारी के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन आखिर में मैं एक बात बताऊं कि छोटी मुंह बड़ी बात, अगर कोई है जो लगातार ये बात कह रहा था कि जंग होगी, तो टीवी 9 अपने दर्शकों से उस दिन भी, जिस दिन एमओयू पर साइन हो रहा था, तब भी हम कह रहे थे कि ये जंग रुकेगी नहीं, आने वाले समय में बढ़ेगी। और हम अभी भी दर्शकों से कहते हैं कि इसका स्केल और अधिक बढ़ने वाला है। बिल्कुल मनीष, एक छोटा सा और सवाल मेरा रहेगा। हमने बताया अभी कि बहरीन ने चीन के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, तो क्या अब ये देश समझ रहे हैं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और क्या अमेरिका को पसंद आएगा चीन का एयर डिफेंस सिस्टम बहरीन इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अमेरिकन किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि मिडिल ईस्ट का कोई भी कंट्री रूस से, बहरीन, चीन से या किसी और मुल्क से एयर डिफेंस खरीदे। आने वाले समय में वो और अधिक एयर डिफेंस और दूसरे साजो सामान बेचेंगे। लेकिन हाँ, ये भी बात जरूरी है कि इस वक्त मार्केट में जहाँ से जो सामान मिल रहा है, तो मिडिल ईस्ट कंट्री चाहेंगे कि अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा एयर डिफेंस रखे जाए। जी बिल्कुल, और उससे जुड़ी तमाम खबरें भी हम बता रहे हैं। मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल की ईरान को चेतावनी भी सामने आ गई है। ईरान को पूरी ताकत से जवाब देंगे, ये कहा गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स की धमकी है, ईरान से हमले हुए तो जवाब देंगे। तो इजराइल की ईरान को चेतावनी, काट्स की धमकी, ईरान को पूरी ताकत से जवाब देंगे, ये बयान दिया गया है।
नेतन्याहू का इंतकाम अभी बचा हुआ है और ईरान में विनाश होगा, ये तो बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से शुरुआत से कहा जा रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने क्या कहा ये जानते हैं। ईरान को पूरी शक्ति के साथ जवाब देंगे, हम अपनी रक्षा और हमले के लिए तैयार हैं। अमेरिका नीति बदल सकती है लेकिन हम नहीं। इजरायल ने जॉर्डन में ईरानी हमलों को रोका। इजरायली सीमा के पास जॉर्डन के अकाबा में हमला हुआ था। मायने समझ लेते हैं। ईरान ने जॉर्डन पर मिसाइलें दागी जिससे इजरायल भी प्रभावित हुआ। यूएस को संदेश देने की भी कोशिश है कि इजरायल अब अमेरिका पर निर्भर नहीं है। एक और बड़ी खबर, ईरान ने वाटर प्लांट को ठीक किया है। जास्क वाटर प्लांट को रिपेयर किया गया है। ये वही वाटर प्लांट जहां पर हमला हुआ था और इसको रिपेयर करने की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी हमलों के बाद क्षतिग्रस्त हो गया था प्लांट। 48 घंटे से भी कम वक्त में इसे रिपेयर किया गया है। तो प्लांट से 10,000 लोगों के पानी की सप्लाई होने की खबर सामने आ रही थी और यहां से पानी लोगों तक पहुंचाया जाता है। खारे पानी को सही मीठे पानी में कन्वर्ट करके सप्लाई होती है और लोग इस पर निर्भर करते हैं। तो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर पूर्वोत्तर तक मॉनसून जमकर बरस रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में फ्लैश फ्लड का खतरा मंडरा रहा है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई इलाकों में लैंडस्लाइड और मड स्लाइड की चेतावनी दी गई है। श्रीनगर, राजौरी से लेकर असम तक आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। सबसे पहले तस्वीरें आपको रियासी की दिखाते हैं। सलाल डैम की तस्वीरें होंगी आपके सामने। ये देखिए, भारी बारिश की वजह से डैम में पानी जमा हो गया है। सलाल डैम के कई गेट खोलने पड़े हैं और पानी तेजी से डैम से खाली किया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से परेशानी और आसपास के इलाके खाली करा दिए गए हैं। अलर्ट भी जारी किया गया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर के रियासी की तस्वीरें आपके सामने, ये देख सकते हैं आप। जलस्तर बढ़ गया है, तेज बहाव पानी का दिखाई दे रहा है। सलाल डैम के सभी गेट इसी वजह से खोल दिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में रात भर हुई लगातार भारी बारिश और ऊपरी इलाकों में बादल फटने से फ्लैश फ्लड आ गई और इसी वजह से दारहाली नदी ने अपने किनारे की सुरक्षा दीवार तोड़ दी और बस स्टैंड समेत आसपास के इलाकों में पानी घुस गया। दर्जनों खड़ी गाड़ियां तेज पानी के साथ बह गईं। ये देखिए तस्वीरें, दर्जनों गाड़ियां तेज पानी के साथ बह गई। ये जानकारी मिल रही है, लेकिन जलस्तर बढ़ गया है और तेज बहाव इन तस्वीरों में देखा जा सकता है, इसीलिए अलर्ट भी जारी। बढ़ते हैं आगे और अब बात लाहौल स्पीति की करते हैं। लाहौल स्पीति में बादल फटने से तबाही का मंजर नजर आया। खांगसर और शुगू गांव के खेतों में पानी घुसा, मलबा घुसा। मलबे ने खेतों, कृषि भूमि और रास्तों को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक आई इस आपदा ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क किनारे खड़ी एक कार मलबे और पत्थरों की चपेट में आकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और अब असम के हालात आपको बताते हैं। असम में क्या हाल है। जोरहाट जिले में अचानक आई बाढ़ से टेओक और काकोजन में संपर्क टूट गया है। NH 715 पानी में डूब गया है और लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से रेस्क्यू किया जा रहा है। जोरहाट की तस्वीरें आपके सामने। टेओक, काकोजन से संपर्क टूटा है। ये देखिए कैसे रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है। ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है और यातायात में परेशानी हो रही है, रफ्तार धीमी हो गई है। घुटनों तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तो आवाजाही में भी परेशानी हो रही है, घुटनों तक पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। जल जमाव की स्थिति हो गई है। NH 715 डूबा दिख रहा है। टेओक, काकोजन से संपर्क भी टूट चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। अगली तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की होंगी। जम्मू कश्मीर के डोडा का रुख कर लेते हैं। ये देखिए, लगातार हो रही बारिश से यहां पर भी जनजीवन प्रभावित हो गया। कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। आम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की समस्या बढ़ गई है और भारी बारिश के बाद बात महाराष्ट्र की भी। महाराष्ट्र के भंडारा में जल जमाव की स्थिति। तुमसर शहर से होकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला हाईवे भारी बारिश की वजह से पानी में डूब गया। बारिश से भारी
पानी भरा हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, सड़कों पर जल जमाव, निकलने में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला हाईवे भी पानी में डूबा। और अब आगे बढ़ते हुए बात नेपाल की कर लेते हैं। नेपाल में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है, यहां पर भी पानी भरा हुआ है। दरअसल बिहार में साफ दिख रहा है, भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। तो नेपाल की बात करें उससे पहले बिहार की ये तस्वीर आपके सामने है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच दौरे पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने यहां 352 करोड़ की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। क्या कह रहे हैं सुनिए। ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे एक बार फिर से आज यहां पर बहराइच जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछली बार बलहा विधानसभा क्षेत्र के भरतापुर में 500 लोगों को पुनर्वास की दृष्टि से हमें आने का अवसर प्राप्त हुआ था। और आज मुझे एक बार फिर से इस पावन धरा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, जब मैं बहराइच को देखता हूं तो बहराइच मुझे विकसित भारत की उज्जवल तस्वीर अगर किसी जनपद में दिखाई देती है, उनमें से बहराइच भी एक महत्वपूर्ण जनपद है। बहराइच भी उसमें से एक महत्वपूर्ण जनपद है। और इस जनपद में इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनपद इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनपद कर्तनिया घाट की अनुपम प्राकृतिक धरोहर की दृष्टि से और साथ साथ यहां की उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक नेचुरल फार्मिंग के लिए यानी प्राकृतिक खेती के लिए किसी एक जनपद के अन्नदाता किसानों ने कार्य किया है तो बहराइच उनमें से एक जनपद आता है। बहराइच उनमें से एक जनपद है। और इसलिए मैं इस उर्वरा भूमि को, यहां के अन्नदाता किसानों को और ईश्वर प्रदत्त इस प्राकृतिक धरोहर कर्तनिया घाट और सरयू मैया के द्वारा प्रदत्त इस प्राकृतिक धरोहर के लिए भी आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज 2 विधानसभाओं की 70 नई परियोजनाओं को लेकर के हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। याद करिए, बहराइच जनपद आज से 9 वर्ष पहले ये एस्पिरेशनल जनपद था। एस्पिरेशनल जनपद का मतलब आकांक्षी बनकर के रह गया था, हाथ फैलाने के लिए मजबूर था। और एक बड़ी खबर है, सीजेपी के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़ी खबर। सरकार बातचीत को तैयार, सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार बातचीत को तैयार है, प्रदर्शनकारियों से बातचीत को तैयार है। सरकार ने कहा बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, सीजेपी की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया है? सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, आपके पास क्या इनपुट है? सरकार बातचीत को तैयार है, ये कहा जा रहा है। जी देखिए, जो कल एक आइस ब्रेक हुआ है सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच में और सरकार के बीच में, कल जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी। और आज हमने सरकार से पूछा कि क्या आगे भी बातचीत होगी, तो उनका कहना है कि सरकार बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है, भले वो छात्र प्रोटेस्टर्स हो या फिर जो किसान आज प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी प्रोटेस्टर है उनसे सरकार बात
करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसी के लिए कोई टाइम फ्रेम तय नहीं किया जा सकता है। कहीं बात होगी, परसों बात होगी, लेकिन अगर कुछ कॉन्क्रीट आता है तो सरकार के दरवाजे जो है बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। सरकार का ये भी कहना है कि बड़े बड़े मसले ठीक है जो है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।